हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और थोड़े से कुछ मेन पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए दूंगी कुछ वीडियो, और जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा संविधान के क्वेश्चन हैं और हिस्ट्री के भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं वीडियो। तो वो अलग से वीडियो मैंने जो अपलोड की हुई है कुछ, उसे जरूर देखें। जो मैं वीडियो प्रैक्टिस सेट के अलावा जो मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वो मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना रहती है, और वहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसी तरीके से मैं पॉलिटी में भी कुछ चैप्टर आपको कराऊंगी, जैसे मौलिक अधिकार आज मैं करवाऊंगी, फिर आपको राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है और पंचायती राज है। इस तरीके के मैं आपको कुछ टॉपिक जो है संविधान के महत्वपूर्ण वो कराऊंगी। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस सेट में करा ही रही हूँ, तो इससे थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा और मेन पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी हो जरूर पहले की वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा सा हम जो है रिवीजन करेंगे। मौलिक मूल अधिकारों का अर्थ है विकास। मूल अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति के क्या बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, किन किन चीजों के लिए आवश्यक है? बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। सर्वप्रथम मूल अधिकारों का विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, जब 1215 में ब्रिटिश जनता ने सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, तो पहली बार सबसे पहले कहाँ हुआ था विकास मूल अधिकारों का? ब्रिटेन में हुआ था 1215 में, जब ब्रिटिश जनता ने सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। मूल अधिकारों को उल्लंघन करने पर फ्रांस की जनता ने 1789 में सम्राट लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, 1789 में रूस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, तो 1789 में सम्राट लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मूल अधिकारों की अवधारणा, ठीक है, मूल अधिकारों की अवधारणा, यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह अवधारणा कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान में भी मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1791 में 10वें संविधान संशोधन में अधिकार पत्र तथा बिल ऑफ राइट्स नामक अध्याय जोड़ा गया था। ठीक है, वहां पे भी नहीं था पहले। 1791 में 10वें संविधान संशोधन में अधिकार पत्र तथा और बिल ऑफ राइट्स नामक अध्याय जोड़ा गया। संवैधानिक स्थिति, संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है? ठीक है, हमारे संविधान में कहाँ पे? भाग 3 में। मेन पॉइंट अनुच्छेद 12 से 35, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो है अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3, कौन सा भाग है? 3, तीसरा भाग। संविधान के भाग 3, ठीक है, भाग 3 को भारत का महाअधिकार पत्र कहा गया है। क्या कहा गया भाग 3 को? भारत का महाअधिकार पत्र। ठीक है, और संविधान के भाग 3 को संविधान की आधारशिला भी कहा गया है। भाग 3 व भाग 4 को सम्मिलित रूप से संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 12 की व्याख्या। अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अभी हमने देखा जो है मूल अधिकार हमारे। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार व संसद, ठीक है, प्रत्येक राज्य की सरकार व विधायिका और भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाले या भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में आने वाले या भारत सरकार के नियंत्रण में विद्यमान सभी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण का सभी का समावेश है। ठीक है, यद्यपि अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तथापि इसे अन्य प्राधिकरण पद के अंतर्गत मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालयों की स्थापना विधि द्वारा ही होती है। ठीक है, और ये विधि द्वारा प्रदान की गई हैं, शक्तियों का प्रयोग होती है। ठीक है, चलिए मूल अधिकारों के प्रकार। मूल अधिकार हमारे जैसा कि जानते हैं आप 6 हैं। ठीक है, पहले क्या थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 1978
एक आपको याद रखना है, एक पूछता है 1978 में कौन से संविधान संशोधन, 44वें, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, के अनुसार छठे मौलिक अधिकार, छठा मौलिक अधिकार क्या था, संपत्ति का जो अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 21, ठीक है, को निकाल दिया गया तथा इसे एक साधारण कानून के रूप में, इसे एक साधारण कानून के रूप में, ठीक है, निकाल दिया गया संविधान में से, लेकिन इसे एक साधारण कानून के रूप में 300 क में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है किस में स्थापित किया गया, किस अनुच्छेद में था ये और कैसे किया गया, तो 300 क में स्थापित किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है, पहला अधिकार हमारा कौन सा है, हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक है, पहला हमारा क्या है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से कहां तक है, 18 तक, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष क्या है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, ठीक है, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, कानून का समान संरक्षण निहित है। कानून के समक्ष समानता नामक पद इंग्लैंड से ग्रहण किया गया, कहां से ग्रहण किया गया है, इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है, जबकि कानून का समान संरक्षण नामक पद अमेरिका से, ठीक है, जो कानून के समक्ष समानता है वो इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन से, जबकि जो कानून का समान संरक्षण यानी सबका समान संरक्षण जो है कानून का, ये वर्ड कहां से है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी नस्ल के हो, किसी भी जाति के हो, लिंग कुछ भी हो, जो है महिला पुरुष जो भी हो, लेकिन उस और जन्म के स्थान पर, जन्म कहीं भी हुआ हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस में दिया है ये, अनुच्छेद 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15(4) के अनुसार 93वें संविधान संशोधन के तहत 2006 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसमें संशोधन हुआ था 93 वाला, अनुच्छेद 15 फिर उसमें 4 जोड़ा गया है, अनुच्छेद 15(4), ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी नियोजनों में अवसर की समानता, यानी जो सरकारी नियोजन है उसमें प्रत्येक नागरिक को अवसर की उपलब्धता होगी, अवसर की समानता होगी, किसी के साथ किसी तरीके को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को। अनुच्छेद 16(1) व 2, ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है उसमें 1 और 2 के अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है, वह नियोजन के अवसर में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 16 है और इसमें नियोजन के आधार पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अतः सभी को ऊंचा उठने का समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(3), ठीक है, 1 और 2 फिर 16(3), तीसरा, नियोजन के अवसर में निवास के आधार पर तर्क संगत भेदभाव की व्यवस्था की गई, तर्क संगत जैसे कि होता है ना कि कहीं और वैकेंसी निकलती है तो अगले को दूसरे राज्य के लोग जो हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता है, बहुत सारी कुछ चीजें इस तरीके की कुछ तर्क संगत भेदभाव की व्यवस्था की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 16(4) में क्या है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस खंड को लेकर सर्वाधिक विवाद भी हुआ था। जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू किया, मंडल जो है की रिपोर्ट जो थी के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की, तो इसे इंदिरा साहनी के मामले के नाम से न्यायालय को चुनौती दी। किस मामले के नाम से, इंदिरा साहनी, ठीक है। न्यायालय ने अपने निर्णय में 27% आरक्षण को तो वैध ठहराया, परंतु साथ ही यह भी कहा कि आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें आई। चलिए, 81वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4), ठीक है, 81वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ, 4(ख) को, फिर 4(क) था, फिर 4(ख), 4 था, फिर 4(ख) को जोड़ा गया इसमें, और इसमें ठीक है जोड़कर व्यवस्था की गई कि 50% की सीमा में बैकलॉग ठीक है का आरक्षण सम्मिलित नहीं है। आरक्षण की सीमा को लेकर तमिलनाडु के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में पुनः कहा कि इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब हमारा है अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान नहीं, यानी छुआछूत जो एक गंभीर बीमारी थी और अभी भी है, कहीं कहीं मिलती है जी, तो अस्पृश्यता, किसी को छुआछूत जो है, ये अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 18 इसके अनुसार क्या है, जो उपाधियां थी उनका अंत किया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और जिन लोगों ने पहले मूल अधिकार के, मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है, शुरुआत में ही पढ़ाया था जब मैंने, तो 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से, काफी विस्तार से, अगर टाइम हो तो आप उसे अवश्य देखें, उससे आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये तो एक नोट्स है, समझिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कितने तक? 19 से 22। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। और 19 का क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको अपने विचार व्यक्त करने की, सोचने की स्वतंत्रता दी गई है 19(1) के अनुसार। ठीक है, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब आया, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने बहुप्रतीक्षित सूचना के अधिकार विधेयक को मंजूरी दे दी, जम्मू और कश्मीर को जो है छोड़कर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर इसका विस्तार सारे भारत में होगा। ठीक है, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर भी मिल गया है। और इस अधिनियम का विषय है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को जो कार्य करने होंगे प्रत्येक दिन के अभिलेख में सूचीबद्ध करना, ताकि उन अभिलेखों तक आसानी से पहुंचा जा सके। विशेष रूप से इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का निर्वाह करना, इनके अधिकारी और कर्मचारियों के अधिकार कर्तव्यों का निर्वहन करना, नीति निर्माण प्रक्रिया में कार्य पद्धति का अनुसरण करते हुए पर्यवेक्षण और जवाबदेही की श्रृंखला का कार्य करना है, यानी जवाबदेही इसमें बनती है। ठीक है, चलिए, सूचना के अधिकार के अपवाद क्या हैं। भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली या किसी अपराध को प्रेरित करने वाली सूचनाएं, अदालत अथवा न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंधित सूचनाएं, जो कि प्रतिबंधित हैं, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी सूचनाएं जिनके सार्वजनिक होने से संसद अथवा विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन होता है। ठीक है, सूचना आयोग का गठन एवं क्रियान्वयन। सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन तथा संरक्षण हेतु केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग होगा, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 4 अन्य आयुक्त होंगे। इसी प्रकार राज्य सरकारों के अधीन राज्य सूचना आयोग होगा। ठीक है, केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग होगा और राज्य में राज्य सूचना आयोग होगा, जिसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य आयुक्त होंगे। ठीक है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य आयुक्त होंगे। देश के प्रथम सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह है। क्या नाम है उनका? वजाहत हबीबुल्लाह, देश के प्रथम सूचना आयुक्त। अनुच्छेद 19(1) है, निरायुध तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी किसी शांतिपूर्वक आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 19(1) में समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है, किसी भी समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, संघ का निर्माण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19(1) में भारत राज्य क्षेत्र में आबाद, यानी किसी प्रकार की बाधा के बिना, ठीक है, कोई बाधा आपको नहीं होगी, आप पूरे देश में
आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं बिना किसी बाधा के। तो इस प्रकार की आपको अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है ये आपको पॉइंट ये याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इन सब चीजों से। ठीक है। और अनुच्छेद 19(1)(6) वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कारोबार की आपको स्वतंत्रता है, आप कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत। ठीक है। वृत्ति यानी व्यवसाय, उपजीविका यानी जीविकापार्जन के लिए, व्यवसाय करने के लिए, कारोबार करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में संपत्ति की अर्जन तथा धारण करने की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से निकाल दिया गया है और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका उल्लेख 300 क में है, जो अभी हमने पहले बात की थी उस बारे में। ठीक है। और अनुच्छेद 20 अपराध की 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण क्या है 20 और 21 में। 20 में है अपराध की दोष सिद्धि। ठीक है। अगर कोई अपराध करता है उसकी दोष सिद्धि हो जाती है, तो उसके विषय में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा। ठीक है। मेन ये हमारा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा, जिसको कि किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 21 क 2002 के 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14। ठीक है। 21 तो हमारा ये है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा, और 20 है हमारा अपराध दो सिद्धि के विषय में जो है संरक्षण। लेकिन अनुच्छेद 21 में ही क करके जोड़ दिया गया है 2002 में, जब हमारा 86वां या 86वां अधिवेशन संविधान संशोधन जो है हुआ था। संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है इसके अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है। और अनुच्छेद 21 में क्या है, बहुत पूछता है, तो इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल बार बार आता रहता है एग्जाम में। ठीक है। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी पूछता है। ठीक है। कि किस में जो, क्योंकि अनुच्छेद 21 तो लिख देगा, आप कंफ्यूज जाएंगे क नहीं क की क ख घ में, तो इसलिए आपको याद रखना है क में है। चलिए, अनुच्छेद 22 क्या है, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, यानी किसी को बंदी बनाया जा रहा है तो उसमें भी उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। शोषण के विरुद्ध यह है अनुच्छेद 22 में। ठीक है। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, यह है 23 और 24 में। ठीक है। अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या है, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम पर रोक। ठीक है। मानव के साथ कोई दुर्व्यापार किया जा रहा है, यानी पहले क्या किया जाता था, बेच भी दिया जाता था, उनको श्रम कराया जाता था, जो कि एक तरीके से अपना बधुआ मजदूर टाइप का। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में, खानों में और अन्य जो खतरनाक कोई भी काम है उस पर रखने पर निषेध किया गया अनुच्छेद 24 के अनुसार। ठीक है। और बाल श्रम पर रोक, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में पहली बार 10 अक्टूबर 2008 को बाल श्रम अधिनियम के लागू होने के बाद बाल श्रम पर प्रतिबंध लागू हो गया। 10 अक्टूबर 2008। ठीक है। 2008 को बाल श्रम अधिनियम लागू होने के बाद से बाल श्रम प्रतिबंध लागू हो गया, यानी बाल श्रम पे रोक। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना, यानी उन्हें घरेलू नौकर भी नहीं बना सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कानून अपराध घोषित कर दिया गया। इसके उल्लंघन करने पर जो दुकानों वगैरह में भी लोग रख लेते हैं छोटे छोटे बच्चों को काम पे, तो यह सब उसके अनुसार नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा इसके उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा, 20,000 रुपए जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। ठीक है। और 23 राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग,
23 फरवरी 2007 को बच्चों को अत्याचार तथा उत्पीड़न से बचाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग का पहला अध्यक्ष मैग्सेसे अवार्ड विजेता शांता सिंह को बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया था। नेक्स्ट है, इसमें 6 सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। बाल अत्याचार और बाल अपराध को रोकने में आयोग की मुख्य भूमिका होगी। इसे सिविल न्यायालय की तरह अधिकार होंगे। इसका स्वरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरह ही होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा चौथा अधिकार है। अनुच्छेद किसमें है? 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। 27 में क्या है? धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर आगादी छूट, यानी किसी धर्म के नाम पर कोई धन देना चाहते हैं या कहीं कुछ करना चाहते हैं तो उस पर अदायगी से उस पर कर नहीं है, ये छूट है। और फिर आगे क्या है? 28 में शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, वो अपनी मर्जी पे है। तो यह है 25, 26, 27, 28। नेक्स्ट है 5th वाला पॉइंट हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 व 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार संविधान सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 30 के अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन जो है कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक, ठीक है, इसमें अल्पसंख्यक आते हैं और को अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा और लिपि व संस्कृति को जो है बनाए रख सकते हैं। ठीक है, 30 में क्या है? इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है और बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है इन्होंने। संवैधानिक उपचारों संबंधी मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। संविधान के भाग 3 प्रत्याभूत मूल अधिकारों का यदि राज्य उल्लंघन किया जाए तो राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में तथा उच्चतम अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में, उच्चतम और उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार नागरिकों को प्रदान किया। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं सारे, अगर उसमें से किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है कि तो हम उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में इसके लिए अपील कर सकते हैं। और इस अनुच्छेद के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी की गई है। अब हम देखते हैं 5 प्रकार की रिट क्या है। ठीक है, तो पहली क्या रिट है? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ठीक है, कौन सी है? बंदी प्रत्यक्ष। यह रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध दी जाती है जो इस रिट को जारी करके किसी व्यक्ति को निरुद्ध करके करने वाले प्राधिकारी को यह जो है प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि यह उस व्यक्ति के को न्यायालय में पेश करे। ठीक है, इसमें क्या है कि जो यह रिट क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली, यह रिट उस प्राधिकारी को के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है, यानी गिरफ्तार करता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस रिट को जारी करके किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि यह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे और निरोध के अधीन रखा गया है, जिसे न्यायालय यह सुनिश्चित कर सके कि उससे निरोध में अधीन रखा जाना मतलब वैध है या अवैध, या तो किसी ऐसे तो नहीं गिरफ्तार कर लिया जिसका कोई दोष ही ना हो, तो इसलिए उसको गिरफ्तार करना करके उसे पेश करना जरूरी है न्यायालय में ले जाके। ठीक है, परमादेश रिट दूसरा हमारा है इसमें। ठीक है, यह रिट न्यायालय उस समय जारी की जाती है न्यायालय द्वारा जब कोई लोक प्राधिकारी
प्राधिकारी अपने कर्तव्यों को निर्वाह से इनकार करे और जिसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार प्राप्त न हो। ठीक है, इस प्रकार यह रिट जारी की जाती है जब आवेदक को लोक प्रकृति के किसी विधिक कर्तव्य के अनुपालन का विविध अधिकार हो और जिसके विरुद्ध रिट जारी की जाती है। ठीक है, प्रतिषेध रिट, यह रिट अधीनस्थ जो न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट के जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों से अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है, यानी कोई अपने जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर अगर कोई कार्य करता है तो उसे इस रोका जाता है। और इस रिट का क्या उद्देश्य है, अवर न्यायालय को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाए। जो भी न्यायालय है उनको अपनी सीमा में रहने के लिए बाध्य जाए, वो अपनी सीमा से हटके बाहर काम नहीं कर सकते। उत्प्रेषण रिट, यह रिट सभी न्यायालयों को जारी की जाती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजें। ठीक है, पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा उस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है, यानी किसी ऐसे पद को धारण कर जिससे उसे धारण करने का अधिकार नहीं, यानी कोई ऐसा पद उसने धारण किया हुआ जिसे पद को धारण करने का उसको अधिकार ही नहीं है और उसने उस पद को धारण कर रखा है। इस रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे को वैधता की जांच करता है कि यह उसका दावा सही है या नहीं सही है। ठीक है, उन्हें उसे पद से निष्कासित कर देता है अगर वैध नहीं है तो। ठीक है, यह अधिकार है अधिकार परीक्षा, यानी किस अधिकार से। अनुच्छेद 32 226 में अंतर, इस मामले में उच्च न्यायालयों की शक्ति उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा विस्तृत है क्योंकि उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तित कराने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों का निलंबन या परिसीमन, मूल अधिकारों का निलंबन या परिसीमन निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला है मूल अधिकार जो है पर युक्तियुक्त निवर्धन अधिरोपित किए जा सकते हैं जिनके संबंध में अनुच्छेद 19(2) से 19(6) में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 15 क तथा 14 क के अनुसार सामाजिक उद्देश्यों प्रवर्तन जैसे महिलाओं, बच्चे तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए राज्य मूल अधिकारों को में हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 3 है अनुच्छेद 34 के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ प्रवर्तन में हो तब संसद द्वारा विधि द्वारा मूल अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकती है। ठीक है, 4 है पॉइंट, जब देश में अनुच्छेद 352 के अधीन क्या होता है, राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तब अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। यानी जो स्वतंत्रता के अधिकार थे, हमें भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, इन सबको जो है संघ सम्मेलन, इन सबको बनाने की स्वतंत्रता, तो उस पे जो है अधिकार, इन अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 ठीक है तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किया सकता, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 5th है संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। यानी संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार जो हैं उसमें कुछ को निलंबित कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और उसको मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मूल ढांचा प्रभावित न हो। केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जो है लिंग, जन्म के स्थान पर विभेद केवल नागरिकों को जो प्राप्त है। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने तथा अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शत्रु देश के नागरिकों के अतिरिक्त भारत भूमि पर जो किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध मौलिक अधिकार है। ऊपर हमने जो देखा वो हमें जो अधिकार मिले हैं जो भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, शत्रु देश यानी किसी देश से हमारी दुश्मनी तो नहीं चल रही है,
तो उस देश के नागरिकों के अतिरिक्त जो भारत भूमि पर किसी अन्य देश के लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको क्या अधिकार है। ठीक है, उनको क्या अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, वह विधि का समान संरक्षण, यानी विधि का उन्हें भी सम्मान संरक्षण मिलेगा और कानून के सामने समता होगी, उनकी समानता रहेगी और समान संरक्षण मिलेगा। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो अपराधी के लिए अगर दोष सिद्धि के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना, ये सब चीजें होंगी, कहीं गलत तो नहीं उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुच्छेद 21, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए है वो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण। ठीक है, और अनुच्छेद 23 क्या है, मानव के दुर्व्यापार, यानी उनके साथ भी कोई दुर्व्यापार ना हो, बालाश्रम ना हो, कोई इस चीज का प्रतिषेध उनके लिए भी किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का उन्हें भी अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में के बारे में स्वतंत्रता, देश जो है उन्हें भी इस तरीके की स्वतंत्रता दी गई जो भारत भूमि पे रहते हैं और अन्य देश के जो है लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है और ऐसी मैं आधे आधे घंटे की कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कराऊंगी और हिस्ट्री की भी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो उपलब्ध कराऊंगी जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते। और आधे घंटे का समय निकाल के ये वीडियो आप 24 घंटे में से आप आधे घंटे का समय अवश्य निकालें इन वीडियो के लिए, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जब आप एग्जाम देंगे तब आपसे मैं बात करूंगी, फिर उसके बाद फिर आप बताइएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो चलिए फ्रेंड, यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।